यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। 1801 में यंग ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया। उन्होंने एक पिन होल लिया जिसमें से होकर सूर्य का प्रकाश गुजर रहा था, जिसे सोर्स एस से हम बता रहे हैं। थोड़ी दूर पर दो और पिन होल्स जो कि सोर्स एस से बराबर दूरी पर स्थित थे, S1 और S2 लिए और उससे थोड़ी और दूरी पर स्क्रीन ली जिस पर उन्हें ब्राइट और डार्क ऑल्टरनेट स्पॉट्स प्राप्त हुए। ये जो S1 S2 सोर्स से जो स्क्रीन की दूरी है वो एस सोर्स और S1 S2 सोर्स के बीच की दूरी से काफी ज्यादा थी। एक बार दोबारा से देखिए, यंग ने एक पिन होल लिया जिसमें से सूर्य का प्रकाश होकर गुजर रहा था। थोड़ी दूरी पर सोर्स से समान दूरी पर S1 S2 पिन होल उपस्थित थे। तो और काफी दूरी पर स्क्रीन रखा हुआ था जिस पर उन्हें ब्राइट और डार्क ऑल्टरनेट स्पॉट्स प्राप्त हुए। इस फिनोमिना को समझाने के लिए उन्होंने हाइगन की वेव थ्योरी का इस्तेमाल किया और इन ब्राइट और डार्क स्पॉट्स की उत्पत्ति को वो पूर्ण रूप से समझा पाए। ये एक्सपेरिमेंट उस समय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि इसने हाइगन की वेव थ्योरी को न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के रिस्पेक्ट में अधिक मान्यता प्रदान की। इस वर्तमान में लैब्स में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पिन होल्स के स्थान पर हम स्लिट्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि पिन होल यूज करते हैं तो इंटेंसिटी काफी कम प्राप्त होती है, जिससे ब्राइट और डार्क स्पॉट उतने स्पष्ट नहीं दिख पाते हैं। जबकि यदि हम स्लिट लेते हैं तो उसमें से काफी प्रकाश निकलता है, जिससे ब्राइट और डार्क स्पॉट, जो ब्राइट स्पॉट्स हैं वो काफी इंटेंसिटी के होते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। चूंकि पिन होल लेते हैं इस कारण से स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, लेकिन यदि चूंकि हम स्लिट लेते हैं तो यहाँ फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं, ब्राइट और डार्क ऑल्टरनेट फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं जो कि इक्वल इंटेंसिटी की होती हैं। सारी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल इंटेंसिटी की होती हैं। अब हम इसको डिटेल में इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि हमें स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्यों प्राप्त होती हैं। इसमें हम जो इसमें सोर्स की तरह से दिखाई दे रहा है वो उसके लेफ्ट साइड में हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स से मतलब जिसमें से केवल एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव एमिट होती हैं। वो जब यहाँ से होकर गुजरती हैं तो ये स्लिट एक सोर्स की तरह से कार्य करती है और इसमें से वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ता है। इस तरह से आगे की ओर बढ़ता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेव फ्रंट पे उपस्थित प्रत्येक बिंदु सेम फेस पर होता है। तो ये डार्क जो वेव फ्रंट है इसे हम क्रस्ट ले ले, क्रस्ट यानी शृंग।
और जो डैश्ड वेव फ्रंट है, जो डैश्ड लाइन से वेव फ्रंट दिख रहा है, इसे हम ट्रफ ले लेते हैं, ट्रफ यानी गर्त। तो इस तरह से हाइगन के वेव थ्योरी के अनुसार वेव फ्रंट आगे की ओर प्रोसीड करता है, और जब ये इन दोनों पॉइंट्स पर पहुंचता है, चूंकि थ्योरी के अनुसार हर बिंदु, वेव फ्रंट पे उपस्थित हर बिंदु एक नए सोर्स की तरह से कार्य करता है और सेकेंडरी वेवलेट्स उत्पन्न होती हैं। तो S1 और S2 एक नए सोर्स की तरह से कार्य करते हैं, और इसमें से होकर नई वेवलेट्स आगे की ओर बढ़ती हैं। तो चूंकि ये दोनों एक ही जो वेव फ्रंट है, एक ही सेम वेव फ्रंट पर उपस्थित है, इस कारण से इनसे निकलने वाला आगे की ओर बढ़ने वाला जो वेव फ्रंट है वो सेम फेस में होगा। साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी, जो वेव्स आगे बढ़ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, और साथ में उनका आयाम भी सेम होगा, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। तो इस तरह से वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ रहा है, क्रस्ट और ट्रफ के रूप में आगे की ओर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो इस एरिया में इस उन दोनों वेव फ्रंट्स के बीच में, दोनों S1 और S2 के वेव फ्रंट्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। इस तरह से पूरे एरिया में, उनके बीच के एरिया में ओवरलैपिंग होती है और वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इस सीध में यहाँ क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। पूरी स्ट्रेट लाइन में क्रस्ट और ट्रफ लाई कर रहे हैं। इस हम पहले देख चुके हैं कि जब दो वेव इस तरह से सुपर इम्पोज होती हैं कि उनके क्रस्ट और ट्रफ लाई करते हैं, तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से समझ सकते हैं कि जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, तो चूंकि उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो उनका जो वेक्टर सम होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इंटेंसिटी हमें पता है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और चूंकि वेक्टर चूंकि एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा हो जाएगा, तो जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमने जैसे बात की कि S1 S2, चूंकि S1 S2 से निकलने वाली वेव एक ही सोर्स से प्रोड्यूस हुई है, तो इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो एम्पलीट्यूड, यदि हम मान लें कि एम्पलीट्यूड E0 है, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम ट्वाइस E0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ट्वाइस E0, तो इंटेंसिटी ट्वाइस E0 का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। दैट मीन्स 4E0 स्क्वायर। E0 स्क्वायर एक वेव के कारण इंटेंसिटी है। तो जो दोनों वेव के सुपर इम्पोजिशन से जो इंटेंसिटी होगी वो 4E0 स्क्वायर यानी 4I0 हो जाएगी। मतलब यदि केवल एक ही वेव S1 S2 नहीं ना लेकर सीधे S ही यहाँ केवल S ही होता, तो आपके स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी होती वो I0 होती। लेकिन ये S1 S2 बीच में इंट्रोड्यूस करने से अब जो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो 4I0 मिलेगी। तो इस डायरेक्शन में जब ये आगे की ओर बढ़ रही है, तो यहाँ पर पहुंचने पर जो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, इस पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी। यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखें
तो यहाँ क्रस्ट और ट्रफ लाई कर रहा है, क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। वैसे ही इस डायरेक्शन में भी क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। और हम इस फिगर से देख सकते हैं, जब क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई करता है तो एम्पलीट्यूड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये E0 और ये E0, तो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर E0 हो जाएगा। तो जो इंटेंसिटी होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 है, तो इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ये ओवरलैपिंग यहाँ तक पहुंचेगी तो यहाँ आपको दोनों तरफ डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होंगी। इधर फिर वही स्थिति है, क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ पर भी क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स में पर आपको ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी। वैसे ही इस वाले में आप देखिए, क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर आपको डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होंगे। इस तरह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ऑल्टरनेट फ्रिंजेस आपको प्राप्त होंगी। सारी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल इंटेंसिटी की होती हैं। साथ ही इस बात को और ध्यान दीजिए कि ये जो स्लिट है, आपको लग रहा होगा ये पिन होल है, जबकि वास्तव में ये आपको पिन होल की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि जो स्लिट है आधी ऊपर है और आधी आपके मोबाइल के स्क्रीन के नीचे है। ये किस तरह से बनाई गई है, एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, उसमें खांच बनी हुई है जो कि आपके मोबाइल के स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इस कारण से ये एक लाइन की तरह से दिखाई दे रहा है और ये स्लिट है वो आपको एक पॉइंट की तरह से दिख रही है, पॉइंट होल की तरह से दिख रही है। वैसे ही इसके साथ है, एक कार्डबोर्ड लिया है जिसमें 2 स्लिट्स बनाई गई हैं और इस तरह से रखा है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है मोबाइल स्क्रीन के, जिससे आधा ऊपर है आधा नीचे है, इस कारण से एक लाइन की तरह से दिखाई दे रहा है। वैसे ही ये वाला जो स्क्रीन है वो आपके मोबाइल के परपेंडिकुलर रखा है, जिससे आधा नीचे है मोबाइल स्क्रीन के और आधा ऊपर की तरफ है, इस कारण से ये एक लाइन की तरह से दिखाई दे रहा है। और हमें पता है कि जो स्लिट होती है तो जो वेव फ्रंट का शेप है वो सिलिंड्रिकल होता है, मतलब बेलनाकार होता है। तो ये सारा बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल शेप है, लेकिन आपको ये सर्कुलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सिलिंड्रिकल है जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो आधा मोबाइल स्क्रीन के बाहर और आधा मोबाइल स्क्रीन के नीचे है। तो यहाँ केवल आपको एक सर्कुलर कर्व दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्लिट होने के कारण जो वेव फ्रंट होगा ये सिलिंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। जब यंग ने अपना एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया था तो उन्होंने ये पिन होल लिए थे, इस कारण से ये जो वेव फ्रंट था वो स्फेरिकल इन शेप था। वो स्फेरिकल क्योंकि पिन होल के लिए वेव फ्रंट की शेप स्फेरिकल होती है। लेकिन यहाँ जो हम लैब्स में करते हैं वो स्लिट लेते हैं, इस कारण से जो वेव फ्रंट की जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है। तो इस तरह से यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से ये जो फिनोमिना प्रदर्शित किया, जिसमें कि डार्क और ब्राइट ऑल्टरनेट फ्रिंजेस प्राप्त हो रही थी। ये जो फिनोमिना है वो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण कहलाता है। यंग ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा व्यतिकरण को प्रदर्शित किया था। व्यतिकरण में जब 2 वेव जिनकी समान फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान बहुत जरूरी है कि समान फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, समान फ्रीक्वेंसी है और उनका आयाम लगभग समान है,
जबकि यहाँ उन्होंने जब डिमॉन्स्ट्रेट किया था तो दोनों के आयाम समान थे, क्योंकि वो एक ही स्रोत से दो स्रोत प्राप्त किए गए हैं, इस कारण से दोनों वेव समान आयाम की हैं। लेकिन यदि समान आयाम नहीं है तो लगभग समान आयाम भी आपको व्यतिकरण देता है। तो दो वेव जिनकी समान फ्रीक्वेंसी है और लगभग समान आयाम है, जब एक दूसरे के ऊपर एक दिशा में चलते हुए सुपर इम्पोज करती हैं, मतलब अध्यारोपित होती हैं, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपको कहीं पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, कहीं पर डार्क फ्रिंज मिलती है, इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है कि यंग ने दो सोर्स S1 S2 को एक सोर्स से बनाया, जब ऐसा क्यों नहीं किया कि S1 और S2 दो सेपरेट सोर्स लिए जाते। ये इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।